हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं ट्रीटाइज ऑन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पार्ट सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉडस ऑपरेंडाई। स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है होम्योपैथिक क्योर। होम्योपैथिक क्योर में हम क्या पढ़ रहे हैं? मॉडस ऑपरेंडाई ऑफ होम्योपैथिक क्योर, मतलब इसका क्या मैकेनिज्म है, क्या प्रोसीजर है। ये एनिमल सर ने बताया एफोरिज्म नंबर 28 में, 29 में और 148 में। अगर आप लोगों ने ऑर्गेनन के एफोरिज्म नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन करके, जिसमें सारे एफोरिज्म दिए हैं, तो आप वहाँ से जाके 28, 29 पढ़ सकते हैं। इन सेक्शन 28 डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन एडवाइजेज नॉट टू attach much importance to explain scientifically of how homeopathic cure take place। मतलब हैनीमैन सर ने सेक्शन 28 में बताया है कि हमें जो होम्योपैथिक क्योर कैसे हो रहा है इस चीज़ पे साइंटिफिकली ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। बट एज अवर साइंटिफिक माइंड विल नॉट बी सेटिस्फाइड विदाउट सम इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट, हैनीमैन ऑफर्स अ प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ क्योर बाय होम्योपैथिक मेडिसिन इन सेक्शन 29 एंड 148। लेकिन क्योंकि हमारा जो माइंड है वो बहुत साइंटिफिकली सोचता है, उसे कुछ ना कुछ इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन चाहिए किसी भी फैक्ट की, तो हम हैनीमैन सर ने क्या दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है 29 में और 148 में कि क्या मैकेनिज्म है, ये कैसे होता है पूरा। आगे देखते हैं प्रोबेबल मैकेनिज्म ऑफ होम्योपैथिक क्योर। होम्योपैथिक क्योर का क्या मैकेनिज्म है? A medicine is selected which bears the greatest similarity to the totality of symptoms observed in a given case of natural disease। एक मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है which bears the greatest similarity to the totality of symptoms, जिसकी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है किससे? totality of symptoms observed in a given case। मतलब एक नेचुरल डिसीज़ का हमारे पास केस आया, हमने उसकी केस चेकिंग की, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स निकाली और फिर उस टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पे हमने मोस्ट सिमिलर मेडिसिन सेलेक्ट की। ड्यूरिंग द सेलेक्शन द मोस्ट स्ट्राइकिंग सिंगुलर अनकॉमन पिक्यूलर सिम्टम्स आर टू बी केप्ट इन व्यू। और हम जो सिम्टम्स, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के लिए जो सिम्टम्स लेंगे वो कैसे होने चाहिए? मोस्ट स्ट्राइकिंग होने चाहिए, सिंगुलर अनकॉमन होने चाहिए, पिक्यूलियर यानी कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होने चाहिए। दिस मेडिसिन विल एंड मस्ट बी रेमेडी फॉर दैट केस, must be the most suitable, the most certain homeopathic remedy for this that case। उसके बाद अगर हम कोई मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं तो वो मेडिसिन क्या होगी? मोस्ट सुटेबल होगी और बहुत ही निश्चित होम्योपैथिक रेमेडी होगी। मतलब फिर वो मेडिसिन की तरह नहीं, वो रेमेडी की तरह काम करेगी उस पर्टिकुलर केस में। इट इज़ द स्पेसिफिक रेमेडी फॉर दैट पर्टिकुलर केस। और ये क्या होगी? ये स्पेसिफिक रेमेडी होगी उस पर्टिकुलर केस के लिए एट पर्टिकुलर टाइम। स्पेसिफिक रेमेडी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लोग चैनल पर जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, वरना मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्पेसिफिक रेमेडी क्या होती है कि वो किसी भी पर्टिकुलर केस के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पे जो मोस्ट सुटेबल रेमेडी होती है उसे ही हम मोस्ट स्पेसिफिक रेमेडी कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा कारगर होगी। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स लाइक हेड एक, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर विच मे बी सीन इन डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज आर टू बी निग्लेक्टेड। जो कॉमन सिम्टम्स हैं जो हर डिसीज़ में मिल जाते हैं, जैसे हेड एक हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, फीवर हो गया, इनको निग्लेक्ट कर देना है। किसमें? सिलेक्शन ऑफ होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी के होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी के सिलेक्शन में हमें उन सिम्टम्स को इग्नोर कर देना है और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बनानी है मोस्ट स्ट्राइकिंग अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम्स के बेसिस पे। सेकेंड पॉइंट क्या है? द मेडिसिन दस सेलेक्टेड इज एडमिनिस्टर्ड इन सिंगल सिंपल फॉर्म इन सुटेबल डोज। अब हम जो मेडिसिन हमने जो सेलेक्ट किया, अब उसको लेने की बारी आई, तो जब हम उसे प्रिस्क्राइब करेंगे यानी कि एडमिनिस्टर कराएंगे पेशेंट को, तो कैसी होनी चाहिए? वो सिंगल होनी चाहिए और सिंपल होना चाहिए। सिंगल सिंपल रेमेडी भी हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में जब हमने वो लॉज पढ़े थे उसमें। In its primary action, it affects dynamically the morbidly deranged vital force of the individual acting through the sentiment faculty of the nerves। अब क्या होगा? जो मेडिसिन है वो क्या करेगी? उसका प्राइमरी एक्शन होगा और ये अफेक्ट करेगा किसको? जो भी वाइटल फोर्स में हमारे डिरेंजमेंट्स आए हैं, जो भी मॉर्बिडली डिरेंज वाइटल फोर्स है, जो भी अफेक्टेड है नॉक्सियस एजेंट से, जो वाइटल फोर्स ऑफ द इंडिविजुअल एक्टिंग थ्रू द सेंटिमेंट फैकल्टी ऑफ नर्व। मतलब नर्व्स के थ्रू वो मेडिसिन जाएगी और डायनेमिक एक्शन करेगी अपना।
The minimum dose is sufficient to excite the vital force because of increased susceptibility to the similar medicine in the disease condition. अब क्योंकि हमारी बॉडी सिमिलर अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसके लिए सेंसिटिव होती है, जैसे सिमिलर जब डिसीज़ आती है और वो स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर की है तो पुरानी वाली गायब हो जाती है, अगर वो वीक कैरेक्टर की है और पुरानी वाली स्ट्रॉन्गर है तो वो वीक वाली को आने ही नहीं देती। ये हमने पढ़ा था, नेचर में ऐसा होता है, ये नेचर्स लॉ ऑफ क्योर है। तो वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, अगर सिमिलर मेडिसिन अगर हम मिनिमम डोज भी देंगे तो भी वो क्या करेगी, हमारी जो ससेप्टिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि हमारे वाइटल फोर्स को एक्साइट कर देगी, क्योंकि वो सिमिलर मेडिसिन है डिसीज़ कंडीशन के। एज इट हैज़ द पावर एंड टेंडेंसी टू प्रोड्यूस सिमिलर सिम्टम्स, क्योंकि इसमें सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस करने की पावर है, उसके अंदर ऐसी टेंडेंसी है कि वो सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सके। इट अटैक दोज वेरी पार्ट्स एंड पॉइंट इन द ऑर्गेनिज्म नाउ सफरिंग फ्रॉम द नेचुरल डिसीज एंड प्रोड्यूसेज अ सिमिलर स्ट्रॉन्गर आर्टिफिशियल डिसीज। अब वो क्या करेगी, जो जो पार्ट्स अफेक्टेड हैं वहाँ पर जाएगी ऑर्गेनिज्म के, और जो नेचुरल डिसीजेज सफ़र कर रहे हैं, जो पार्ट्स जो अफेक्टेड हैं, जो पॉइंटेड हैं, उन पे अटैक करेगी और एक सिमिलर स्ट्रॉन्गर आर्टिफिशियल डिसीज़ बना देगी। मतलब अभी तक हुआ क्या, सबसे पहले हमने मेडिसिन सेलेक्ट की स्ट्राइकिंग सिम्टम्स पे, सिंगल अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम्स के बेसिस पे टोटलिटी बनाई, फिर वहाँ से रेमेडी निकाली, रेमेडी निकाल के अब हमने उसे एडमिनिस्टर कराया मिनिमम डोज में। अब उसने क्या किया, अपना प्राइमरी एक्शन किया और एक स्ट्रॉन्गर आर्टिफिशियल डिसीज़ प्रोड्यूस की। अब आगे देखते हैं। This similar stronger artificial disease removes the weaker natural disease according to the nature's law of cure of section 26 which assert। अब aphorism नंबर 26 में हैनीमैन सर ने बताया था नेचर्स लॉ ऑफ क्योर के बारे में, जो क्या कहता है कि अ वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय अ स्ट्रॉन्गर वन। अगर एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में एक वीकर डायनेमिक अफेक्शन है, एक वीकर मॉर्बिड अफेक्शन है, यानी कि वीकर डिसीज़ है, तो अगर उसके अंदर कोई स्ट्रॉन्गर डिसीज़ आ जाती है, इफ़ द लेटर वाइल्स्ट डिफरिंग इन काइंड इज़ वेरी सिमिलर टू द फॉर्मर इन द मैनिफेस्टेशन। अगर जो बाद वाली है वो उसकी मैनिफेस्टेशंस तो बहुत सिमिलर हैं, भले ही उसके काइंड अलग हो, मतलब टाइप अलग हो, मतलब ये नेचुरल है, जो बाद में आ रही है वो आर्टिफिशियली भले ही क्यों ना हो, लेकिन कैसी होनी चाहिए, सिमिलर और स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए। तो अगर सिमिलर और स्ट्रॉन्गर है बाद वाली, तो वो फॉर्मर वाली को क्या कर देगी, उसको हटा देगी। तो यही बताया है कि जो सिमिलर स्ट्रॉन्गर आर्टिफिशियल डिसीज़ है वो रिमूव कर देती है वीकर नेचुरल डिसीज़ को, और ये किस में बताया है, नेचर्स लॉ ऑफ क्योर एफोरिज्म नंबर 26। ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेट सिमिलरिटी एंड स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथ। अब क्या है, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है जो आर्टिफिशियल वाली है उसकी। द आर्टिफिशियल डिसीज ऑक्यूपाइज प्रिसाइजली द सेम शीट विच वॉज ऑक्यूपाइड प्रीवियसली बाय द नेचुरल मॉर्बिड डिरेंजमेंट। अब ये क्या करेगी, पुरानी वाली अगर जो कमज़ोर है और एक ताकतवर है, तो वो क्या जब दोनों में फाइट होगी आपस में, तो अगर वो अलग अलग होते और वो कमज़ोर वाली, जो एक कमज़ोर है एक ताकतवर है और दोनों अलग हैं, तो वो क्या करती कि अरे नहीं नहीं हमारा नहीं मेल खा रहा, तुम अलग बैठ जाओ हम अलग बैठ जाएं। डिसिमिलर डिसीज़ के केसेस में ऐसा होता है कि अलग अलग ऑर्गन्स पे अफेक्ट करते हैं अपने हिसाब से, अपनी पर्टिकुलरिटी देख के। लेकिन अब दोनों सिमिलर हैं, मतलब दोनों के अंदर सेम एनर्जी है, सेम वो है, पर एक स्ट्रॉन्गर है एक वीकर है, तो वो कहेगी कि नहीं मेरी चॉइस यही है, वो भी कहेगी कि मेरी भी चॉइस यही है। तो क्या होगा, दोनों की लड़ाई होगी, तो कमज़ोर वाली हार जाएगी, स्ट्रॉन्ग वाली जीत जाएगी। तो अब वो उसको सीट से धकेल देगी और वहाँ पर आ जाएगी। तो ऐसे कैसा क्या हुआ कि मतलब जो नेचुरल मॉर्बिड डिरेंजमेंट था, जो वीक था, उसे हटाकर आर्टिफिशियल डिसीज़ उसकी जगह ऑक्यूपाई कर लेगी, क्योंकि वो उससे सिमिलर है, मतलब उसकी चॉइस भी सेम है, भैया मुझे भी यही सीट पसंद है, मैं यहीं बैठूँगी और क्यों और कहीं क्यों बैठूँ। दूसरी चीज़ वो स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। So from that the time instinctive automatic vital force is no longer affected by the natural disease। तो अब क्या होगा कि जो ऑटोमेटिक वाइटल फोर्स है अब वो नेचुरल डिसीज से अफेक्ट नहीं है, मतलब कुछ टाइम बाद क्या होगा, धीरे धीरे करके वो युद्ध करेगी उससे और उसे हटा देगी और धीरे धीरे अपनी जगह बना लेगी। तो अब ऑटोमेटिक जो हमारा वाइटल फोर्स है, जो सेल्फ एक्टिंग वाइटल फोर्स है, वो क्या है, अब वो नेचुरल डिसीज से अफेक्ट नहीं है, बट सोलेली द स्ट्रॉन्गर सिमिलर मेडिसिनल डिसीज। लेकिन अब उसके अंदर क्या आ गई, अब उसके अंदर स्ट्रॉन्गर वाली सिमिलर वाली मेडिसिनल डिसीज है, यानी कि आर्टिफिशियल डिसीज है। दिस स्लाइड इंटेंसिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग सिम्टम्स
आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिमिलर मेडिसिन इज कॉल्ड होम्योपैथिक एग्रावेशन। अब क्या हुआ कि जब हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की तो आर्टिफिशियल डिसीज़ आई जो कि स्ट्रॉन्गर है, तो उसके मैनिफेस्टेशंस भी स्ट्रॉन्गर होंगे। तो उन मैनिफेस्टेशंस को हमने क्या नाम दे दिया, होम्योपैथिक एग्रावेशन, क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्योंकि जो नेचुरल थी जो हट नहीं रही थी उसे हटा दिया, अब आर्टिफिशियल वाली आ गई, अब आर्टिफिशियल वाली को तो वाइटल फोर्स हटा देगा, तो ये स्ट्रॉन्गर है और जो सिम्टम्स एग्रावेट होंगे उन्हें होम्योपैथिक एग्रावेशन कहेंगे। दिस मेडिसिनल डिसीज इज रिमूव्ड इन 2 ways, और ये मेडिसिनल डिसीज 2 तरीके से रिमूव होगी। इन वन हैंड द मेडिसिनल डिसीज ग्रेजुअली बिकम्स वीकर एंड वीकर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। धीरे धीरे करके क्या होगा, जो आर्टिफिशियल डिसीज़ है यानी कि जो मेडिसिनल डिसीज़ है वो वीकर होती जाएगी और वीकर होती जाएगी। कैसे, माइन्यूटनेस ऑफ द डोज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की जो डोज है उसको माइन्यूट करते जाएंगे। शॉर्टर एंड फिक्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ मेडिसिनल एजेंट, जो मेडिसिनल एजेंट है उसका ड्यूरेशन एक फिक्स है, तो वो आर्टिफिशियल डिसीज़ भी तो उस फिक्स ड्यूरेशन तक रहेगी, तो शॉर्टर और फिक्स ड्यूरेशन होने की वजह से उसका वीक होती जाएगी धीरे धीरे करके। On the other hand, as there is a similar relation between drug and disease, the vital force indifferentiate itself and employs its increased energy to overcome the medicinal disease. दूसरी तरफ क्या होता है कि ड्रग और डिसीज़ का रिलेशन सिमिलर है, तो वाइटल फोर्स क्या करता है, इनडिफरेंशिएट इटसेल्फ, वो अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता और क्या करता है, और अपनी एनर्जी को इंक्रीज़ करता है ताकि जो मेडिसिनल डिसीज़ है उसे ओवरकम कर सके। दस लीव्स बॉडी फ्री फ्रॉम ऑल डिसीजेज। तो अब क्या है, जो नेचुरल डिसीज जो हट नहीं रही थी, वाइटल फोर्स को वीक कर रही थी, अब उसको तो आर्टिफिशियल डिसीज ने हटा दिया। अब वाइटल फोर्स ने कहा कि अरे ये तो कमरा भी मेरा, ये चेयर भी मेरी, तुमने उसे हटा दिया, वो हट नहीं रही थी, वो कब्जा करके बैठी थी, अब तो मैं तुम्हें हटा दूंगा। तो वाइटल फोर्स खुद स्ट्रॉन्ग हो जाता है और स्ट्रॉन्ग होता है और क्या करता है, उस जो मेडिसिनल डिसीज़ है उसको ओवरकम कर लेता है, अपनी एनर्जी बढ़ाता है और उसे हटा देता है। दस लीव्स बॉडी फ्री फ्रॉम ऑल डिसीजेज। और अब क्या हुआ, वो कमरा खाली हो गया, अब बॉडी किसी भी बीमारी से डिसीज नहीं है। एंड इनेबल टू कैरी ऑन हेल्दीली द वाइटल ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब जो भी काम करना है हम कर सकते हैं, यानी कि वाइटल ऑपरेशंस अच्छे से परफॉर्म होंगे, हेल्दी बॉडी है, दस हेल्थ इज रिस्टोर्ड, हेल्थ जो है वो रिस्टोर्ड हो गई। सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन ऑफ द मेडिसिन, तो ये क्या है, सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन ऑफ द मेडिसिन। एक्शन ऑफ मेडिसिन में हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी एक्शन क्या होता है, सेकेंडरी एक्शन क्या होता है, पर यहाँ मैं थोड़ा बता देती हूँ कि जब मेडिसिनल डिसीज़ एक्ट करती है, जब हम मेडिसिन देते हैं और मेडिसिनल डिसीज़ एक्ट करती है, जब एग्रावेशन होता है तो वो क्या होता है, प्राइमरी एक्शन। लेकिन जब वाइटल फोर्स अपनी एनर्जी बढ़ाता है और जो आर्टिफिशियल डिसीज़ है उसको हटा देता है तो वो होता है सेकेंडरी एक्शन। और जो सेकेंडरी एक्शन क्या होगा, सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन होगा, क्योंकि अब डिसीज़ क्योर हो गई। फोर्थ पॉइंट में क्या बताया, एक्चुअली इन होम्योपैथिक क्योर ऑन अकाउंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइन्यूटनेस ऑफ द मेडिसिन द वाइटल फोर्स हैज़ टू एक्सर्ट वेरी लिटिल एफर्ट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ मेडिसिनल डिसीज। एक्चुअली होता क्या है होम्योपैथिक क्योर में कि जो मेडिसिन है उसकी माइन्यूटनेस इतनी है, तो वाइटल फोर्स क्या करता है, वाइटल फोर्स को ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते कि वो मेडिसिनल डिसीज़ को एग्जिस्ट करे, विच इज़ वेरी ट्रांजिएंट स्लाइट एंड डिसअपियर स्पॉन्टेनियसली। मतलब नेचुरल डिसीज़ तो भैया अपनी पूरी उसमें थी, उसको पूरी ताकत में थी, उसे हटा नहीं पा रहा था, लेकिन जो मेडिसिनल डिसीज़ आई है वो क्या है, उसका एक, वो तो क्रिएटिव है, वो तो आर्टिफिशियल है, तो अगर हम डोज कम कर देंगे तो उसकी पावर कम हो जाएगी। दूसरा, उसका एक लिमिटेड पीरियड है, तो धीरे धीरे करके उसकी पावर वैसे ही वीक हो रही है, अब कमज़ोर हो गया तो वाइटल फोर्स ने अपना एनर्जी बढ़ाई और उसे हटा दिया, और वाइटल फोर्स को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। It should be noted that the natural disease is removed by the primary action of administered medicine. तो हम ये देखते हैं कि जो नेचुरल डिसीज़ है वो प्राइमरी एक्शन से हटी, किसके, मेडिसिन जो हमने ली उसकी, एंड द सब्स्टिट्यूटेड आर्टिफिशियल मेडिसिनल वन। अब फिर उसकी जगह जो सब्स्टिट्यूट होके जो दूसरी आई डिसीज़, जो मेडिसिनल वन डिसीज़ थी, यानी कि जो आर्टिफिशियल डिसीज़ थी, इज रिमूव्ड बाई सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन ऑफ वाइटल फोर्स। वो किससे हटी, सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन ऑफ वाइटल फोर्स से। टाइम टेकन फॉर होम्योपैथिक क्योर। अब हमने 3 एफोरिज्म देखे थे, 28, 29 और 149। तो उसमें तो पहले बताया था कि हमें 28 में क्या बताया था कि ये बताया था कि हमें उस पर नहीं जाना है, साइंटिफिक अप्रोच पे नहीं जाना है। फिर 28 में प्रोसीजर बता दिया। अब
टाइम कितना लगता है ये बताया 149 में। तो इन एक्यूट डिसीजेज, जब कोई एक्यूट डिसीजेज है तो एक्यूट डिसीजेज दो तरह की हो सकती हैं, रीसेंट ऑरिजिन की और समवॉट लॉन्गर स्टैंडिंग, एक थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए, एक कम ड्यूरेशन के लिए। तो जब एक्यूट डिसीजेज ऑफ रीसेंट ऑरिजिन होंगी, व्हेन द सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय द राइटली एम्प्लॉयड द एक्यूट डिसीजेज। तो जब सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी हमने सेलेक्ट कर ली और उसे एम्प्लॉय कर दिया, तो एक्यूट डिसीज़ क्या होंगी, इवन ऑफ ग्रेव करेक्टर, चाहे वो कितनी भी सीवियर क्यों ना हो, एंड अटेंडेड बाय मैनी सफरिंग सबसाइड इंसेंसिवली इन फ्यू आवर्स। मतलब कितनी भी सफरिंग क्यों ना हो, कितना भी वॉयलेंट क्यों ना हो, कितना भी ज़्यादा सीवियर क्यों ना हो, वो सबसाइड हो जाएगी कुछ घंटों में। एक्यूट डिसीज ऑफ समवॉट लॉन्गर स्टैंडिंग, अगर कुछ ज़्यादा देर से बनी हुई है एक्यूट डिसीज, तब क्या होगा, सच केस विल बी क्योर्ड इन अ फ्यू डेज अलॉन्ग विद ऑल ट्रेसेस ऑफ इंडिस्पोजिशन। अब ऐसे केस क्योर हो जाएंगे कुछ दिनों में और कुछ इंडिस्पोजिशन के ट्रेसेस छोड़ देंगे, वाइल नथिंग और ऑलमोस्ट नथिंग ऑफ ड्रग इफेक्ट विल बी परसीव्ड एंड recovery processing in rapid through imperceptible stages to the full restoration of health। पर कुछ भी नहीं, मतलब ड्रग का जो इफेक्ट है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, परसीव नहीं होगा, विल बी परसीव्ड एंड रिकवरी क्या होगी, रिकवरी प्रोग्रेस हो जाएगी और रैपिडली क्या होगा, पूरी तरह से रिस्टोरेशन हो जाएगा हेल्थ का। सो इन एक्यूट डिसीज ऑफ रीसेंट ऑरिजिन क्योर टेक्स प्लेस इन फ्यू आवर्स, वेयर एज इन एक्यूट डिसीज ऑफ समवॉट ओल्डर डेट क्योर्स अकर इन फ्यू डेज। तो अगर रीसेंट ऑरिजिन की डिसीज है तो कुछ घंटे, और समवॉट लॉन्गर स्टैंडिंग है तो कुछ दिन। फिर दूसरा है इन लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीज स्पेशली ऑफ कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर। अब लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीज़ हैं जिनका कैरेक्टर कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड है, दे रिक्वायर फॉर देयर क्योर अ प्रोपोर्शनेटली लॉन्गर टाइम। तो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें एक पूरा प्रोपोर्शनेटली लॉन्गर टाइम चाहिए, मतलब जितनी कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर की डिसीज़ है उतना ही टाइम चाहिए। द क्रोनिक मेडिसिनल डिस्क्रेशिया प्रोड्यूस्ड बाई एलोपैथिक बंगलिंग अलॉन्ग विद द नेचुरल डिसीज लेफ्ट अनक्योर्ड बाय इट रिक्वायर अ मच लॉन्गर टाइम फॉर द रिकवरी। अब क्या है, जब क्रोनिक बीमारी है तो पेशेंट कब आया है, जब उसने बहुत ज़्यादा एलोपैथिक बंगलिंग की है, मतलब बहुत ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिन ली है, इधर से उधर भटका है, तो उसकी वजह से जो मेडिसिनल डिस्क्रेशिया हुआ है, मतलब जो मेडिसिनल डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, और उसके साथ साथ नेचुरल डिसीजेज भी है, तो इसके लिए रिकवरी के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।